द पावर ऑफ हैबिट। इंट्रोडक्शन। लीजा एलन एक 34 ईयर ओल्ड लेडी थी जिसने अपनी लाइफ का कंट्रोल और बैलेंस दोनों खो दिया था। 16 साल की उम्र से ही उन्हें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी बुरी हैबिट्स थीं। मोटापे ने परेशान कर रखा था। ऊपर से $10,000 का उधार था उनके सर पे। वो किसी भी जॉब में 1 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पा रही थी। इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच एक दिन उनके हस्बैंड ने उन्हें दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया। इस बात का इफेक्ट उन्हें तब नहीं हुआ, बट धीरे धीरे जैसे ही उन्हें ये रियलाइज हुआ तो वो बहुत ही ऑब्सेसिव और पागल बनने लगी। दिन रात रोती रहती और अपने एक्स हस्बैंड, जॉबलेसनेस और ओवरवेट होने के बारे में बार बार सोचती रहती। एक दिन इन्हीं थॉट से परेशान होकर लीजा इजिप्ट के कायरो सिटी में अपने होटल के बाहर घूमने निकली। वहां के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स फिनिक्स, पिरामिड्स ऑफ गीजा और आगे बड़ा सा डेजर्ट उनके सामने था। वहां पहुंचते ही जैसे उनके अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स शांत हो गई। इजिप्ट घूमने की उनकी बहुत पहले से विश थी और वहां टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में एक गोल की जरूरत है, कोई भी ऐसी चीज जिससे एक डायरेक्शन मिले, लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल आ जाए। उसी मोमेंट में लीजा ने एक डिसीजन लिया जिनसे उनकी आगे की पूरी लाइफ चेंज हो गई। उनका डिसीजन ये था कि वो ठीक 1 साल बाद इसी जगह वापस आएंगी और इस बड़े से डेजर्ट की ट्रैकिंग करेंगी। वो जानती थी कि उनके पास ना पैसे थे ना अच्छी हेल्थ। डेजर्ट की एग्जैक्ट प्लेस क्या है, वहां कैसे जाना है, ये कुछ भी पता नहीं था। बस एक बात पता थी कि ये गोल पूरा करने के लिए उन्हें वो सब सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे जो उनकी हैबिट्स बन चुकी थी। मतलब उन्हें अपनी कोर यानी सेंट्रल हैबिट्स को चेंज करना था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इस डिसीजन के अगले 6 महीनों में लीजा ने स्मोकिंग का टाइम जॉगिंग में कन्वर्ट करना शुरू किया। इस एक हैबिट के बदलने से स्लोली उनका डेली रूटीन जैसे डाइट, स्लीपिंग आवर्स, वर्क प्लानिंग, ये सब भी इंप्रूव होने लगा। रिसर्चर्स ने जब लीजा के ब्रेन को फिर एक बार स्टडी किया तो वो शॉक हो गए, क्योंकि ब्रेन के अर्लियर पैटर्न और न्यू पैटर्न, इनमें बहुत डिफरेंस दिखाई दिया। लीजा के हैबिट्स जैसे चेंज होती गईं, वैसे ही उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ और ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में एक न्यू पैटर्न डेवलप हुआ जिसे रिसर्चर्स ने सेल्फ डिसिप्लिन का नाम दिया। साइंटिस्ट्स की स्टडीज से यह पता चला कि ह्यूमंस अगर कोई सेम डिसीजन रिपीटेडली लेते हैं तो वो डिसीजन ऑटोमेटिक बिहेवियर में कन्वर्ट होता है। मतलब हमें फिर से वो डिसीजन लेते टाइम सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हम कर देते हैं। यही ऑटोमेटिक बिहेवियर हमारी हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने बजे उठते हो? उठने के बाद आपकी सबसे पहली एक्शन क्या है? कौन सा शू पहले पहनते हो? काम पर जाते टाइम कौन सा रास्ता चूज करते हो? पहुंचने के बाद सबसे पहले किससे बात करते हो? पैसे सेव करते हो या स्पेंड? ये सारी छोटी छोटी चॉइसेस आपकी हैबिट्स होती हैं जो इन फ्यूचर आपकी हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस या हैप्पीनेस पर असर करती हैं। 2006 में हुए ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह पता चला कि 40% से ज्यादातर डिसीजंस हमारी हैबिट ही होती हैं। मतलब अगर हम इन हैबिट्स को चेंज करना सीख जाएं तो हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं और हम अपनी हेल्थ, स्टेटस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यही सारे थॉट्स चार्ल्स डुहिग की रिटर्न बुक द पावर ऑफ हैबिट में एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। डुहिग एक अमेरिकन रिपोर्टर और ऑथर हैं जो किसी टाइम इराक के बगदाद सिटी में न्यूज रिपोर्टर थे। इसी दौरान उन्हें हैबिट्स का ये इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट पता चला। जब वो एक यूएस आर्मी मेजर से मिले, उस टाइम पे इराक में पब्लिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था और मिलिट्री को क्राउड हैंडल करना एक मुसीबत बन गई थी। तभी मेजर ने इराक के मेयर से एक रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने पर जिस प्लाजा में लोग जमा होते थे वहां के फूड वेंडर्स को हटा दिया गया। नेक्स्ट टाइम जब लोग
स्लोगन्स बोलने और मार्च करने आए तो उनका वायलेंस ज्यादा टाइम नहीं चल पाया। सब लोग आए तो थे एनर्जी और हेटफुल माइंड के साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद सबकी एनर्जी खत्म हुई और आसपास पेट भरने के लिए कोई फूड स्टॉल ना होने की वजह से वायलेंस की इंटेंसिटी स्लोली कम हो गई। यही नहीं, रात 8 बजे तक प्लाजा खाली भी हो गया। जब ऑथर ने मेजर से इसके बारे में पूछा तो मेजर ने उनके स्टडी के बारे में बताया। ये बताया कि कैसे वहां के लोग अपने हैबिट्स को फॉलो कर रहे थे। ह्यूमन की इंडिविजुअल हैबिट्स कलेक्टिविटी एक सोसाइटी की हैबिट बन जाती हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स कहते हैं कि हमारी पूरी लाइफ बस हमारे छोटे छोटे हैबिट्स का एक कलेक्शन है। द पावर ऑफ हैबिट बुक के 3 पार्ट्स हैं जो हैबिट से रिलेटेड आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हैबिट के ओरिजिन के बारे में आया है। हैबिट्स फॉर्म कैसे होती हैं, उन्हें बिल्ड कैसे करना है, ओल्ड हैबिट्स को कैसे चेंज करना है और उनका इंडिविजुअल लाइफ पर क्या असर होता है। ये सब सेक्शन 1 में कवर किया है। सेकंड पार्ट में सक्सेसफुल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट्स बताई हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पर्टिकुलर हैबिट का स्ट्रक्चर होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया है। वहीं थर्ड पार्ट डील करता है सोसाइटीज की हैबिट को। ये हमें बताता है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स एक पूरी सोसाइटी के हैबिट को शेप करते हैं। इन 3 पार्ट्स को समझने के बाद हम कॉन्फिडेंटली ये पता कर सकते हैं कि हमारी हैबिट्स का स्ट्रक्चर क्या है, उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करना है और न्यू हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, द हैबिट ऑफ इंडिविजुअल्स। चैप्टर 1, द हैबिट लूप, हाउ हैबिट्स वर्क। हमारा ब्रेन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग ऑर्गन है जिसके बारे में कोई भी 100% नहीं जानता। ब्रेन को सुपर कंप्यूटर यानी सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके अंदर के मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स अलग अलग टाइप के काम करते हैं। कोई ड्रीम्स को स्टोर करता है तो कोई थॉट्स को। इसी तरह हमारे हैबिट्स भी ब्रेन में बहुत ही सेफ्टी से स्टोर रहते हैं। अब इतनी सारी चीजें जब ब्रेन मैनेज करता है तो आप सोचो, अगर उसकी सिस्टम में कोई डैमेज हुआ तो हमारी क्या हालत होगी। ब्रेन डैमेज एंड हैबिट्स। ऐसा ही कुछ हुआ था सैन डिएगो में रहने वाले यूजीन के साथ। वो अपने घर डिनर बना रहे थे और उनकी वाइफ बेवर्ली ने उन्हें बताया कि उनका बेटा माइकल कल घर आने वाला है। इस पर उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, कौन माइकल? जो बात पहले बेवर्ली को वियर्ड लगी, उसी बात ने उन्हें डरा दिया। दूसरे दिन यूजीन को वॉमिटिंग और पेट में दर्द होने लगा। बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्रीज तक पहुंच गया और वो चिड़चिड़े हो गए। काफी एफर्ट्स के बाद डॉक्टर ने उन्हें सिडेटिव यानी ड्रग इंजेक्शन देकर शांत किया। मेडिकल टेस्ट में पता चला कि यूजीन को एंसेफेलाइटिस नाम की एक वायरल बीमारी हुई थी, जिसमें वायरस हमारे ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं। इस वायरस से फाइट करने के लिए डॉक्टर्स ने यूजीन को कुछ ड्रग्स दिए और कुछ वीक्स के बाद सरप्राइजिंगली वो ठीक भी हो गए। अभी वो उठ सकते थे, खाना खा सकते थे और बात भी कर सकते थे। डॉक्टर्स भी उनका इंप्रूवमेंट देखकर शॉक्ड हो गए। यूजीन अब इंप्रूव हो ही रहे थे कि उनकी डिजीज का असर दिखना शुरू हो गया। अब उन्हें दिन कौन सा चल रहा था, डॉक्टर्स के नाम क्या थे, ये भी याद रख पाना मुश्किल हो गया। स्लोली चीजें और भी वर्स हो गईं जब वो खुद के फ्रेंड्स को भी नहीं पहचान पा रहे थे। वो रोज डिनर बनाते, बैठकर रेडियो को ऑन करते थे, फिर 40 मिनट्स बाद वही एक्टिविटी रिपीट करते थे जैसे कि वो पहली बार कर रहे हों। उनकी वाइफ के अंदर का डर बढ़ गया और वो यूजीन को एक सैन डिएगो के मेमोरी लॉस स्पेशलिस्ट प्रोफेसर लैरी स्क्वायर के पास लेके गईं, जो ब्रेन के ऐसे स्पेशल एरिया को स्टडी कर रहे थे जिसमें हम लाइफ के इवेंट्स और मेमोरीज को स्टोर करते हैं। यूजीन बेसिक चीजें भूल गए थे, लेकिन वो बार बार अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जॉब के बारे में बड़ी इंटरेस्ट के साथ बात करते थे। लैरी की स्टडीज से पता चला कि मेमोरी लॉस में हम अपनी एज
जो कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो भी भूल जाएं, तो भी हमारा कुछ हैबिट्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इतने फिक्स्ड होते हैं कि ब्रेन उन्हें नहीं भूलता। काफी ब्रेन टेस्ट के बाद रिजल्ट पता चला, यूजीन के ब्रेन में सबसे ज्यादा डैमेज सेंट्रल एरिया में हुआ था, जो हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मतलब ऐसे मेंटल प्रोसेसेस जिनकी मदद से हम नई चीजें सीखते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। लैरी उनके ब्रेन की इमेजेस देखकर एकदम से शॉक हो गए, क्योंकि ऐसा सिमिलर पैटर्न उन्होंने 30 साल पहले भी देखा था। कंपैरिजन ऑफ टू ब्रेन डैमेजेस। लैरी जब एमआईटी के पीएचडी स्टूडेंट थे, तब उन्हें एक इंटरेस्टिंग केस मिला था। उन्होंने उस पर्सन को एचएम नाम दिया। एचएम का असली नाम था हेनरी मोजेल, जिनकी लाइफ दुख से भरी हुई थी। जब वो 7 इयर्स के थे, तब बाइसिकल से गिरने की वजह से उनके सर पर चोट आई। डैमेज धीरे धीरे इतना बढ़ा कि वो दिन में 10 बार बेहोश होते थे और नॉर्मल बातें भूल जाते थे। सबकी तरह उन्हें भी नॉर्मल लाइफ जीनी थी, इसीलिए वो एक फिजिशियन के पास गए और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। डॉक्टर्स ने एचएम के फ्रंटल पार्ट में जो टिश्यूज थे, जो ब्रेन में डिस्टर्बेंस डेवलप कर सकते थे, उन्हें निकाल दिया और सर्जरी कर दी। ऑपरेशन के बाद एचएम के ब्रेन का स्ट्रक्चर काफी बदल गया। इनफैक्ट अब उनकी सिचुएशन पहले से ज्यादा बिगड़ गई। सर्जरी ने उनके ब्रेन की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन और मेमोरीज निकाल दी थी। उन्हें लास्ट 30 इयर्स में क्या हुआ, ये कुछ भी याद नहीं था। वो अपने फ्रेंड्स को, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को कंप्लीटली भूल गए थे। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे नंबर्स एंड कलर्स, उनको वो 20 सेकंड से ज्यादा याद नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए हर एक पर्सन, हर एक नॉर्मल चीज भी एक न्यू एक्सपीरियंस था। यूजीन का केस एचएम जैसा ही था, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स काफी हद तक डिफरेंट थे। जहां एक तरफ एचएम के लिए किसी भी टाइप का कन्वर्सेशन करना इम्पॉसिबल था, वहीं यूजीन अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते थे। एचएम की कंडीशन इतनी खराब थी कि अपनी पूरी लाइफ वो हॉस्पिटल में ही रहे, जबकि यूजीन अपने खुद के घर पे अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे। एचएम के ब्रेन पर जो असर हुआ था, उससे कोई भी ये बता सकता था कि उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यूजीन इजीली बात करते और घूमते थे, रिमेंबरिंग वन थिंग एंड फॉरगेटिंग अनदर। यूजीन की और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो उनकी सर्जरी और बीमारी के बारे में भी भूल गए थे। मतलब वो ये भूल गए थे कि उन्हें भूलने की बीमारी हुई है। इसी टाइम पर एक दिन लैरी स्क्वायर यूजीन के घर उनका टेस्ट लेने आए और उन्होंने यूजीन को उनके घर का एक शेप बनाने के लिए कहा। जिस घर में यूजीन इतने साल से रह रहे थे, वो उस घर का मैप भी नहीं निकाल पाए। स्क्वायर ये सब इंफॉर्मेशन उनके लैपटॉप में टाइप कर ही रहे थे, तब यूजीन उठकर सीधा बाथरूम की तरफ गए। उन्होंने डोर ओपन किया, बाथरूम यूज किया और वापस आकर स्क्वायर के सामने बैठ गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब आप ही सोचो, जो आदमी अपने घर में कौन सा रूम किधर है ये भी नहीं बता सकता, वो सक्सेसफुली बाथरूम कैसे ढूंढ लेता है? स्क्वायर और बेवर्ली ने इस बात को जब नोटिस किया, जब ऐसी ही सिचुएशन और एक बार हुई। यूजीन रोज अपनी वाइफ के साथ वॉक करने जाते थे ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। एक दिन वो अकेले ही बाहर निकल गए। बेवर्ली बहुत टेंशन में आ गई और उन्होंने सारी आसपास की प्लेसेस और नेबर्स के घर चेक किए। यूजीन कहीं पर भी नहीं मिले। बेवर्ली रोते हुए जब घर आई तो यूजीन घर पे अपने सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि उनकी वाइफ रो क्यों रही है। बेवर्ली ने उनसे पूछा, किचन किस तरफ है? तब उन्होंने कहा, नो आइडिया। फिर बेवर्ली ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें भूख लगती है तो वो क्या करेंगे? उस पर यूजीन का जो रिएक्शन था, उससे काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। वो सिंपली बस अपनी जगह से उठे, किचन की तरफ जाकर फ्रिज ओपन किया और पीनट्स खाने लगे। इंफॉर्मेशन वर्सेस हैबिट्स। इससे हमें पता चलता है कि यूजीन को घर का स्ट्रक्चर, किचन की पोजीशन, ये सब इंफॉर्मेशन पता नहीं थी, लेकिन भूख लगने पर उनका एक रेगुलर पैटर्न था, जो शायद
हम सबका होता है। हम यूजुअली किचन की तरफ जाकर फ्रिज ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं कुछ खाने के लिए है या नहीं। हम भूख लगने पर ही ये एक्शंस फॉलो करते हैं, जो कि बार बार करने से एक पैटर्न बन जाता है। हम उस एक्शन को बिना याद किए भी कर सकते हैं, और ऐसा ही यूजीन के साथ भी हुआ। वो रोज वॉक पर जाते और ऐसे ही एक दिन उन्हें एक आदमी ने पूछा कि वो कहां पर रहते हैं। यूजीन ने फिर कहा, नो आइडिया, और ये बोलने के ठीक बाद अपने घर का दरवाजा खोला। सुनने में काफी वियर्ड बात है, लेकिन घर कहां पर है, ये जो सवाल है वो एक इंफॉर्मेशन है। इसलिए यूजीन इसे याद नहीं रख पाए। लेकिन वॉकिंग के बाद वो रोज अगर घर पहुंचने के लिए लेफ्ट टर्न लेते थे, तो ये लेफ्ट टर्न लेने की एक्शन काफी बार रिपीट हो चुकी थी। मतलब कि एक हैबिट बन चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सक्सेसफुली घर आ जाते। हाउ ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड हैबिट्स। हमारे ब्रेन को अगर हम एक प्याज मान लेते हैं, तो प्याज के सबसे ऊपर जो लेयर है वो ब्रेन के ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनका काम होता है न्यू इंफॉर्मेशन स्टोर करना। जैसे हम न्यू कन्वर्सेशन, नया एक्सपीरियंस या फिर किसी इंसान से मिलते हैं, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर एक न्यू पैटर्न क्रिएट करती है। मतलब हमारी ब्रेन की वायरिंग कंटिन्यूअसली डेवलप होती रहती है। ब्रेन के टिश्यूज प्राइमरी थॉट्स और एक्शन पर असर करते हैं, यानी ऐसे थॉट्स और एक्शंस जिनकी वजह से हम जिंदा हैं और बोल सकते हैं, चल सकते हैं। हमारी सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस, मतलब जिन एक्शंस को हम अपनी इच्छा के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि सांस लेना, खाना निगलना, पलक झपकना, ये सब प्रोसेस यहां पर होती है। फिर आता है सेंटर ऑफ द ब्रेन, जहां पर बसल गैंग्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे बेसिक एक्शंस, हैबिट्स को कंट्रोल करता है। द हैबिट एक्सपेरिमेंट। हैबिट्स का यही मैजिक कैसे काम करता है, ये पता करने के लिए ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंसेस डिपार्टमेंट ऑफ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लैबोरेटरीज में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। प्रोसेस। साइंटिस्ट ने रैट के स्कल में, यानी सर के अंदर, बहुत सारे वायर्स फिट कर दिए और उनको एक टी शेप के पजल जैसे नेटवर्क के अंदर बैठाया। पजल के लेफ्ट साइड में चॉकलेट था और दूसरी साइड कुछ भी नहीं। रैट्स जिस कॉर्नर में थे उनके आगे एक ब्लॉक यानी स्टॉपिंग साइन लगाया गया था, और जैसे ही क्लिक आवाज आती वैसे वो ब्लॉक का दरवाजा खोल देते। ऑब्जर्वेशन। डोर ओपन होने के बाद उस रैट के ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, जैसे स्मेल करना, चलना, आसपास की चीजें ऑब्जर्व करना। चॉकलेट की स्मेल के पीछा करते हुए वो आगे आया और लेफ्ट टर्न लेके उसने वो चॉकलेट खा लिया। इस एक ही प्रोसेस में साइंटिस्ट को बार बार रिपीट कर पैच इस एक ही प्रोसेस को साइंटिस्ट्स बार बार रिपीट कर रहे थे ताकि वो देख सकें कि ब्रेन की एक्टिविटी में कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। और ऐसा ही हुआ। जब ये एक्टिविटी स्लोली कम होती गई, एक टाइम ऐसा आया जब रैट पहले से समझ जाता कि क्लिक आवाज आने पर डोर ओपन होगा, फिर थोड़ा स्ट्रेट जाकर बाईं तरफ मुड़ने पर चॉकलेट मिलेगा। ये पैटर्न जब ब्रेन में फिट हो गया तो उनके ब्रेन ने हार्डवर्क करना बहुत ही कम कर दिया। ब्रेन हमेशा से कम एफर्ट में ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर हम कोई एक्शन रिपीट करने वाले हों तो हमारा ब्रेन उस एक्शन को शुरुआत में ही पूरा स्टडी कर लेता है और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं उससे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कौन सा शब्द, कौन सी जगह, कौन सी आवाज या फिर कौन सी सिचुएशन पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पैटर्न बनाकर उसे सेव करता है ताकि बाद में वो एक्शन करने के लिए हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। इस स्ट्रैटेजी को ऑथर ने 3 स्टेप लूप से एक्सप्लेन किया है, जिसमें 3 स्टेप्स बार बार रिपीट किए जाते हैं और उनका एक साइकिल फॉर्म होता है। ये 3 स्टेप्स हैं क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। द हैबिट लूप। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू।
क्यू मतलब सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूख लगने का क्यू यानी सिग्नल मिलता है तो हम तुरंत कुछ खा लेते हैं। मतलब भूख का सिग्नल मिलने के बाद हमें पता चलता है कि खाना खाने का एक्शन लेना है। इसी तरह ब्रेन को भी क्यूज मिलते रहते हैं जिनकी मदद से उसे ये समझ आता है कि कब कौन सी हैबिट यूज करनी है। ये क्यू कोई भी टाइप का हो सकता है, जैसे रेड लाइट दिखने पर हम ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाते हैं, या कोई स्वीट डिश दिखने पर मुंह में पानी आता है। ये क्यू हमें एक्शन लेने के लिए एक रीजन देता है। ब्रेन का सबसे ज्यादा काम क्यू मिलने पर ही होता है। रूटीन। रूटीन वो होता है जो हम क्यू मिलने के बाद एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैट्स उनकी जर्नी कंप्लीट करते हैं ताकि वो चॉकलेट तक पहुंच सकें। रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब जो हमें रूटीन फॉलो करने के बाद एक गिफ्ट मिलता है। ये गिफ्ट कोई चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रैट्स ने उस पजल की जर्नी को पूरा किया और उसके बाद उन्हें चॉकलेट मिला। ये गिफ्ट कोई इमोशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी स्पीच देने के बाद सभी लोगों ने आपकी तारीफ की तो आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक्सेट्रा। जैसे रोज उठकर ब्रश करने के बाद हमें फ्रेश लगता है। ये फ्रेशनेस हमारी रिवॉर्ड है और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए हम ब्रश करने का रूटीन फॉलो करते हैं। हाउ पावरफुल आर हैबिट्स। हैबिट्स का हम पर इतना कंट्रोल होता है कि इससे हम एक काम करते हुए दूसरी चीजों के बारे में भी आराम से सोच सकते हैं। ऑथर कहता है कि हैबिट्स भले ही पावरफुल हों, लेकिन इन्हें हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यूअस एफर्ट लेते हैं। इसके लिए हमें क्यों डिसाइड करना है, उसका रूटीन क्या फॉलो करना है, ये पता लगाना है, और फिर रिवॉर्ड क्या मिलेगा इसके बारे में सोचना है। हैबिट का हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसमें अगर हमें बुरी हैबिट्स लग जाएं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। ये याद रखो कि ब्रेन गुड और बैड में फर्क नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न को फॉलो करता है। तो अगर किसी को फास्ट फूड मतलब चिप्स, समोसे, बर्गर खाने से रिवॉर्ड मिलता है तो उस पर्सन का ब्रेन नेक्स्ट टाइम भी फास्ट फूड दिखने पर उसे जरूर खाएगा। यूजीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो दिन में 4-5 बार खाना खाते थे क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता था कि खाना खाया है। जब वो वॉक पे जाते और रोड के कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा होता या फिर कोई भी ऐसा चेंज जिसे रेगुलर चीजें उनकी जगह पर जब नहीं होती थी, तब वो रास्ता भूल जाते थे। इसका मतलब यही है कि क्यू चेंज होने पर हैबिट्स बदलते हैं, और इसी बात को समझकर हमें अपने क्यू डिसाइड करने हैं, जिससे हम हैबिट्स के कंट्रोल में नहीं बल्कि हैबिट्स हमारे कंट्रोल में रहें। चैप्टर 2, द क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, स्ट्रेटजी। एग्जाम्पल 1, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट। क्लॉड हॉपकिंस अमेरिका के एक पॉपुलर बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने एडवर्टाइजिंग का सही इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। हॉपकिंस ने क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड इस स्ट्रेटजी का यूज अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने के लिए किया। वो जानते थे कि इस स्ट्रेटजी से हैबिट्स फॉर्म होते हैं, और एक बार हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की आदत लगती है तो हम ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करने के लिए खरीदते हैं, यानी कि सेल्स बढ़ जाती है। एक दिन हॉपकिंस का पुराना दोस्त उनके पास एक बिजनेस आइडिया लेके आया। प्रोडक्ट था टूथपेस्ट। हॉपकिंस ने ये आइडिया लेने से मना कर दिया क्योंकि टूथपेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे। यहां तक कि डोर टू डोर सेल्समैन भी इस प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे थे। टूथपेस्ट अमेरिका में एकदम यूजलेस प्रोडक्ट था बिकॉज किसी को भी ब्रशिंग की हैबिट नहीं थी। लोग फास्ट फूड खाते थे लेकिन कोई ब्रश नहीं करता। सिचुएशन इतनी खराब थी कि दांत और मुंह को साफ रखना यह अमेरिका का एक नेशनल इशू बन गया था। बहुत कन्विंस करने के बाद हॉपकिंस ने वो आइडिया एक्सेप्ट किया और प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें इसके बारे में वो सोचने लगे। उन्हें एक क्यू की जरूरत थी जिससे हर एक अमेरिकन को ब्रशिंग की आदत लग जाए। वो डेंटल रिलेटेड किताबें खोलकर बैठ गए और बहुत रिसर्च करी। तभी
हॉपकिंस को एक क्यू मिला। हमारे दांत के ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है जिससे हम प्लाक कहते हैं। हॉपकिंस ने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में बताया कि कैसे ये टूथपेस्ट हमारे दांत के प्लाक को हटा सकता है और इस बात पर फोकस किया कि कैसे ये प्लाक निकालने के बाद हमारे दांत काफी ब्यूटीफुल और वाइट होंगे। हॉपकिंस को यकीन था कि यह आइडिया काम करेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमेरिकन्स को ब्रशिंग की आदत लग गई और उनके प्रोडक्ट्स की इतनी ग्रोथ हुई कि दूसरी कंट्रीज के लोग भी इसकी डिमांड करने लगे। इस टूथपेस्ट का नाम था पेप्सोडेंट। सरप्राइजिंग बात यह है कि पेप्सोडेंट के जैसे ही दूसरे टूथपेस्ट थे जिन्होंने भी प्लाक वाला क्यू और सिमिलर एडवर्टाइजिंग टेक्निक यूज की थी, फिर भी वो अनसक्सेसफुल रहे और पेप्सोडेंट फेमस हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? पेप्सोडेंट में ऐसा क्या स्पेशल था जो दूसरे टूथपेस्ट में नहीं था? एक्चुअली हैबिट फॉर्म करने के लिए जो क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड ये फैक्टर्स हैं, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यू फैक्टर है जो फाइनली हमारी हैबिट्स फॉर्म करता है। अगर ये एक फैक्टर नहीं है तो हमारी हैबिट्स बहुत ही वीक हो जाती हैं। हॉपकिंस ने जो स्ट्रेटजी पेप्सोडेंट में यूज करी थी उसमें ये फैक्टर इंक्लूड था, लेकिन हॉपकिंस को खुद ही ये बात पता नहीं थी। इस स्ट्रेटजी के बारे में आगे जानेंगे। एग्जाम्पल 2, फेब्रीज एयर फ्रेशनर स्प्रे। हॉपकिंस जिस फैक्टर के बारे में नहीं जानते थे उसका इंट्रोडक्शन बहुत साल बाद हुआ, जब P&G, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल का एक प्रोडक्ट फेब्रीज की मार्केटिंग को लेकर साइंटिस्ट और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काफी परेशान थे। फेब्रीज एक ऐसा स्प्रे था जो कपड़ों पर लगी कोई भी बदबू निकाल देता था, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो। प्रोडक्ट तो यूजफुल था, लेकिन इसको हर घर में पहुंचाने के लिए एक हैबिट में कन्वर्ट होना जरूरी था। फेब्रीज की मार्केटिंग हेड स्टिम्सन और उनके कलीग्स ने पहले मार्केट रिसर्च किया और कुछ प्रोडक्ट के कुछ सैंपल्स लोगों में बांट दिए। ये सैंपल्स इस्तेमाल करने वाली एक औरत जो 25 से 30 साल की थी, उन्होंने स्टिम्सन को बताया कि कैसे फेब्रीज उन्हें बैड स्मेल हटाने के लिए मदद करता है। उनकी जॉब में उन्हें पार्क की और वहां के एनिमल्स की देखभाल करनी थी और इसकी वजह से उनके आसपास हमेशा एनिमल्स रहते थे जिनकी स्मेल से परेशान होकर कोई भी उनके घर नहीं आता था। स्टिम्सन इस फीडबैक से काफी खुश हुए और उन्होंने फटाफट से इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना शुरू किया। उनके प्रोडक्ट का गोल था हमें बैड स्मेल के एम्बैरेसमेंट से बचाना। मार्केटिंग जोरदार शुरू हुई और स्टिम्सन और उनकी टीम बस वेट कर रही थी कि कब वो बिलियनियर बनेंगे। हाउ हैबिट्स कंट्रोल आवर सेंसेस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिलियनियर तो दूर की बात, फेब्रीज की सेल्स गिरती ही जा रही थी। स्टिम्सन सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। उनके कैंपेनिंग में कौन सी गलती हुई थी? इसका पता लगाने के लिए उन्होंने फिर एक बार मार्केट रिसर्च की। वो एक औरत के घर गए ये देखने के लिए कि वो फेब्रीज यूज कैसे करती हैं। उस औरत के पास 9 बिल्लियां थी जिनकी स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि एक रिसर्चर ने अपनी नाक पे हाथ रख लिया। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो कैट्स की स्मेल को कैसे हटाती हैं, तो लेडी ने कहा कि उसे स्मेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब जो स्मेल रिसर्चर्स को इतनी स्ट्रांग लग रही थी वो स्मेल उस लेडी को रियलाइज भी नहीं हुई। इसकी वजह से उसने फेब्रीज को अंदर किसी कॉर्नर में रख दिया था। स्टिम्सन को अभी पता चला रियल प्रॉब्लम क्या है। लोगों के आसपास जो स्मेल हमेशा रहती है, फिर वो बैड स्मेल ही क्यों ना हो, उस स्मेल की उन्हें आदत सी हो जाती है और जब कोई बैड स्मेल है ये रियलाइज ही नहीं कर पाता। वो ये भी नहीं सोचेगा कि इस बैड स्मेल को हटाना कैसे है। मतलब लोगों को क्यों ही नहीं मिल रहा था जिससे वो कोई एक्शन ले सके और इसीलिए कोई फेब्रीज यूज ही नहीं कर रहा था। फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। 1980s में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के न्यूरोसाइंटिस्ट विलियम शुल्ट्ज मंकीज के दिमाग की स्टडी कर रहे थे। रिसर्च में यह पता लगाना था कि हम जो भी न्यू एक्शंस डेवलप करते हैं वो ब्रेन के कौन से पार्ट में फॉर्म होते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए जूलिया नाम का एक मंकी को एक कुर्सी पर बैठाया गया
और सामने कंप्यूटर स्क्रीन रखी जिस पर बहुत सारे कलरफुल शेप्स थे। मंकी को जब भी ये शेप्स दिखाई देते तब उसे एक लिवर यानी लंबे मेटल को खींचना था, जिससे ब्लैकबेरी का जूस उसके सामने ऑटोमेटिकली आ जाता था। जूलिया को ये जूस बहुत पसंद था, तो जब उसको रियलाइज हुआ कि शेप्स के आने पर लिवर खींचना है और ऐसा करने से उसे उसका फेवरेट जूस मिलेगा, तो जूलिया पहले से काफी अलर्ट हो गया। अब उसकी नजर बस कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती और वो वेट करता कि कब उसे क्यू मिलेगा। रिवॉर्ड में जब उसे जूस मिलता तो उसके ब्रेन में एक्टिविटीज का तूफान आता था। यही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने बार बार रिपीट किया और एक समय पर उन्हें ब्रेन की एक्टिविटी में चेंज नजर आया। जूलिया का एक हैबिट लूप था। क्यू कलर्ड शेप्स, रूटीन लिवर खींचना, रिवॉर्ड ब्लैकबेरी जूस। इस रिवॉर्ड से वो खुश हो जाता और ये हैप्पीनेस उसके ब्रेन एक्टिविटीज के जरिए ऑब्जर्व किया जाता। चेंज ऐसा हुआ था कि जब पहले रिवॉर्ड मिलने के बाद ब्रेन में हैप्पीनेस की एक्टिविटी होती थी, वो अब क्यू दिखने के बाद ही फॉर्म होने लगी। मतलब जूलिया को कलर्ड शेप्स दिखने के बाद ही खुशी होती थी, ये सोचकर कि अब रिवॉर्ड मिलने वाला है। साइंटिस्ट ने अब एक्सपेरिमेंट में थोड़े चेंजेस किए। अब मंकी जब लिवर खींचता था तो कभी जूस देरी से आता था या फिर कभी आता ही नहीं। क्यू के बाद मंकी पहले से ही रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने लगता था। जब ये एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाया तो वो चिड़चिड़ा होने लगा। ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स इसी तरह फॉर्म होती हैं। हमें बस क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को साथ में लाना है और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए हमारी इच्छा बढ़ानी है। जितनी स्ट्रांग इच्छा है उतना ही ये हैबिट लूप सक्सेसफुली काम करता है। जूलिया के अलावा और भी मंकीज थे जिनकी हैबिट फॉर्म हुई, लेकिन जब उन्हें दूसरी चीजें दिखाकर उनका ध्यान हटाने की कोशिश की गई तब उनकी ये हैबिट आसानी से टूट गई। डिफरेंस ये था कि उनके पास रिवॉर्ड को लेकर एक ऑब्सेशन या स्ट्रांग इच्छा नहीं बन पाई थी, जो कि जूलिया के ब्रेन में बनी थी। और एक सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे फोन्स। जब नोटिफिकेशन की ट्यून बजती है तो कई बार हमें पता होता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है, फिर भी हम फोन जरूर देखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन का ट्यून हमारे लिए एक क्यू होता है, जो मिलने के बाद एक मोमेंट के लिए हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने फोन चेक करके नोटिफिकेशन देखा। नोटिफिकेशन देख के क्लियर करना ये हमारे लिए एक रिलीफ या रिवॉर्ड रहता है। क्यू मिलने के बाद ही हमें इस सेटिस्फैक्शन की इच्छा होती है और हम वो पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन देख ही लेते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन, अगर हमने क्यू को ही निकाल दिया तो हैबिट फॉर्म ही नहीं होगी। मतलब अगर फोन स्विच ऑफ या साइलेंट पर रखें तो हमें क्यू नहीं मिलता और हम रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते। इसीलिए एग्जाम के टाइम पे बहुत लोग केबल कट कर देते हैं और फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, यानी कि क्यू को हटा देते हैं। एग्जाम्पल 1 कंटिन्यूड। हाउ पेप्सोडेंट क्रिएटेड अ हैबिट लूप। पेप्सोडेंट में भी यही इच्छा बढ़ाने का फैक्टर था। उनके कॉम्पिटिटर्स ने जब लोगों से पूछा कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स छोड़ के पेप्सोडेंट ही क्यों यूज करते हैं, तो लोगों ने कहा कि पेप्सोडेंट यूज करने के बाद उन्हें एक हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन होता था, यानी मुंह में एक फ्रेश फीलिंग आती थी और इस फीलिंग की उन्हें स्लोली आदत हो गई। जब पेप्सोडेंट यूज नहीं करते तो उन्हें वो सेंसेशन फील करने की बहुत इच्छा होती थी। उनके लिए वो एक रिवॉर्ड जैसा था, एक प्रूफ था कि उनके दांत अभी साफ और फ्रेश हो चुके हैं। एक्चुअली पेप्सोडेंट में क्रिटिक एसिड, मेंटॉइल और ऐसे केमिकल्स थे जिनकी वजह से ये टिंगलिंग सेंसेशन हुआ, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स के पास नहीं था। ये सीक्रेट पता चलने के बाद सभी ने उनके प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल डालना शुरू किया और धीरे धीरे पेप्सोडेंट के सेल्स कम हुए। और सिमिलर प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े धोने का डिटर्जेंट और शैम्पू में फोम यानी बबल्स का यूज किया जाता है। फोम या टिंगलिंग सेंसेशन प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करते, ये बस एक हैबिट फॉर्म करने की टेक्निक है। एग्जाम्पल 2 कंटिन्यूड। हाउ फैब्रीज क्रिएटेड अ हैबिट लूप।
फेब्रीज को मार्केट में फिर लॉन्च करने के लिए अब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्चर्स भी स्टिम्सन की टीम में ज्वाइन हुए और उन्होंने कस्टमर्स के इंटरव्यूज लेना शुरू किया। लोग अपने घर में सफाई कैसे करते हैं, इसकी वीडियो टेप्स 1000 बार देखी। एक औरत ने विजिट के टाइम उनसे कहा कि वो रूम का स्मेल हटाने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करती, बल्कि सारी सफाई होने के बाद वो फेब्रीज को यूज करती हैं, जिसकी स्मेल से उन्हें प्रूफ मिलता है कि रूम एक्चुअली साफ सुथरा हो चुका है और ये फीलिंग उनके चेहरे पर स्माइल लाती है। बाकी वीडियो फुटेज देखने पर साइंटिस्ट को पता चला कि हाउसवाइफ्स को रूम साफ करने के ठीक बाद एक रिलैक्सेशन फील हुआ, जैसे कुछ अचीव हुआ हो, और इस अच्छी फीलिंग की वजह से वो दूसरे काम करते समय भी खुश थी। द हैबिट लूप ऑफ फेब्रीज। स्टिम्सन की टीम ने इसी बात को अपने कैंपेन में यूज किया। पहले फेब्रीज में स्मेल नहीं था, लेकिन अभी उसमें काफी परफ्यूम्स ऐड किए गए ताकि उससे एक खुद की खुशबू मिले। लोग जब भी इस प्रोडक्ट को यूज करते और उन्हें वो सेंट मिलता तो वो उनके लिए एक रिवॉर्ड बन जाता था। जैसे वो फेब्रीज को बार बार यूज करते गए, वैसे ही इस सेंट की उन्हें आदत लग गई, और जब भी ये सेंट नहीं मिलता तो उन्हें ऐसा लगता कि कुछ इनकम्प्लीट है। यानी उनका हैबिट लूप कुछ इस तरह था। क्यू, रूम क्लीन करना। रूटीन, फेब्रीज स्प्रे करना। रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन और एक अच्छा सेंट। हमारे पास ऐसे कई रूटीन्स और गोल्स रहते हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनसे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसीलिए हमें हर एक चीज में रिवॉर्ड ढूंढना चाहिए जिससे कि हम उस रूटीन को अपने आप फॉलो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एथलेटिक और जिम जॉइनर को जब पूछा कि वो इतने रेगुलरली एक्सरसाइज कैसे करते हैं तो सबके पास क्यू और रूटीन के साथ एक रिवॉर्ड भी था जिससे उन्हें एक्सरसाइजिंग की हैबिट लग गई। एक्सरसाइज करने से उन्हें एक अचीवमेंट फील होता और अपनी प्रोग्रेस नोट डाउन करके वो जब वेट में चेंज देखते तो उनके ब्रेन में सेटिस्फैक्शन मिलता था। बस इसी चीज को हमें उन सभी गोल्स पर यूज करना है जिनसे हम खुद को डिसिप्लिन रख सकें। चैप्टर 3, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। हम सब अपने काम में, अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। यही हमारा फाइनल गोल है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो इससे बड़ी एम्बैरसमेंट कुछ नहीं। द गोल्डन रूल, चेंजिंग अ हैबिट। एग्जाम्पल 1, द बक्कनीर्स नेशनल फुटबॉल टीम। फ्लोरिडा का एक नेशनल फुटबॉल टीम बक्कनीर्स 16 साल से हारने की एम्बैरसमेंट झेल रही थी। टोनी डुंजी उनके हेड कोच थे जिन्हें ये जॉब 17 साल बाद मिला था, तो किसी भी हालत में उन्हें बक्कनीर्स को जिताना था। डुंजी की स्ट्रेटजी दूसरे कोचेस से अलग थी। उनका कहना था कि प्लेयर्स अगर फास्ट एक्शन लेते हैं तो वो अपोजिट टीम को कंफ्यूज कर हरा सकते हैं, लेकिन ये फास्ट एक्शन लेनी है तो प्लेयर्स को फील्ड पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है या कुछ भी सोचना नहीं है, बस एक्शन लेना है। गेम्स में टफ मूवमेंट्स पर डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑपोजिशन टीम के मूवमेंट्स को देखकर ही कोई प्लेयर अपना गेम बदल सकता है। ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स में ये प्रोसेस एक हैबिट की तरह फिट रहती है, लेकिन डुंजी को यही थिंकिंग प्रोसेस उनके दिमाग से निकालनी थी, मतलब उनके हैबिट्स को बदलना था। वो हैबिट लूप के बारे में जानते थे। हैबिट्स के 3 पार्ट्स, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड में से उन्होंने रूटीन को टारगेट किया और एक गोल्डन रूल बनाया। द गोल्डन रूल ऑफ बक्कनीर्स। रूल ये है कि अगर हम क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखते हैं, सिर्फ रूटीन को चेंज करते हैं, तो एक हैबिट दूसरे हैबिट में इजीली कन्वर्ट हो सकती है। मतलब हमारी हैबिट का स्टार्टिंग पॉइंट क्यू और एंडिंग पॉइंट रिवॉर्ड सेम रखना है और अलग रूटीन फॉर्म करने की प्रैक्टिस करनी है। 1996 में बकनीर्स टीम जब चार्जर्स के खिलाफ सुपर बॉल लीग में खेल रही थी, तभी एज यूजुअल उनके प्लेयर्स सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे थे। लेकिन इसके बाद डुंजी ने कुछ वियर्ड चीज नोटिस की। बक्कनीर्स प्लेयर्स अपने ऑपोजिट टीम की डिफेंस पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्हें देखकर
ऑटोमेटिकली अपनी टीम का एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कौन से मूवमेंट पर क्या करना है। वो कुछ ही सेकंड्स में इतने फास्ट पोजीशन बदलने लगे कि चार्जर्स के प्लेयर को उन्हें अड़ा कर रखना इम्पॉसिबल होने लगा। उन्हें रुककर ये सोचना पड़ रहा था कि अगले स्टेप क्या लेने हैं। इस बात का फायदा उठाकर बकनेर्स मैच जीत गए। ये तो हुई स्पोर्ट्स की बात, लेकिन इसी गोल्डन रूल का यूज कई और फील्ड्स में भी हुआ। एग्जाम्पल 2, बिल विल्सन एंड द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म। 1934 में न्यूयॉर्क के रहने वाले एक मिलिट्री ऑफिसर बिल विल्सन अपनी ट्रेनिंग के दौरान कब ड्रिंकर से अल्कोहलिक बने, ये उन्हें भी समझ नहीं आया। बहुत चीजें ट्राई करने के बाद भी उनकी ये आदत नहीं जा रही थी, इसीलिए फाइनली उन्होंने ट्राई करना बंद कर दिया। एक दिन पुराने दोस्त जब घर आए तो विल्सन ने उन्हें ड्रिंक दी। फ्रेंड ने साफ मना कर दिया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उन्होंने अल्कोहल लेना बंद किया था। विल्सन इसे सुनकर शॉक हो गए और ये हैबिट बंद करने की ट्रिक पूछी। उनके फ्रेंड ने बताया कि रिलीजन ने उन्हें एक इंस्पिरेशन दिया। उन्होंने सब कुछ गॉड के हवाले करके एक नई शुरुआत करी। विल्सन इस बात पर यकीन नहीं कर पाए। 1 मंथ के बाद विल्सन फिर एक बार अल्कोहल की हैबिट बंद करने के लिए ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन डिटॉक्स सेंटर गए और विड्रॉल्स यानी अल्कोहल बंद करने की दवा लेना शुरू किया। इनके इफेक्ट से वो इतना परेशान हुए कि दिन रात उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने और महसूस होने लगी। स्किन पर कीड़े चलने की फीलिंग आती थी और दर्द के मारे उनकी बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती, जिससे वो हिल भी नहीं पाते। ऐसा ही एक दिन जब पेन बहुत ही बढ़ा, तब विल्सन जोर जोर से उनके रूम में चिल्लाने लगे, अगर कोई भगवान है तो सामने आए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। ये चिल्लाने के बाद विल्सन को एकदम से शांत और रिलैक्सिंग फील हुआ। एक वाइट लाइट दिखी और ऐसा लगा कि वो किसी पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और हल्की सी हवा आ रही है। ऐसी फीलिंग उन्हें काफी दिनों बाद महसूस हो रही थी। अल्कोहलिक एनोनिमस, अ हैबिट बेस्ड सेंटर। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम का सेंटर बनाया, जिसकी हैबिट चेंजिंग टेक्निक की मदद से ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वीडियो गेम, कर्ज और जुए यानी गैम्बलिंग जैसी बुरी आदतों से बाहर निकले। AA, एनोनिमस अल्कोहलिक्स, ने कोई साइंटिफिक मेथड या ड्रग्स यूज नहीं किए, बल्कि हैबिट्स पर टारगेट करके उन्हें चेंज कैसे करना है इस बात पर फोकस किया। लोगों को उनके अल्कोहलिक क्यूज और रिवॉर्ड्स पहचानने में मदद की और यह भी बताया कि क्यू और रिवॉर्ड सेम रख के सिर्फ रूटीन कैसे चेंज किया जाता है। AA के फेमस 12 स्टेप्स थे, जिनमें से 7 स्टेप्स गॉड और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से रिलेटेड थे। लोगों को कन्विंस होता था कि उन्होंने लाइफ में जो बुरे काम किए हैं उन्हें सबके सामने एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत करनी है। इससे लोग जब अपनी स्टोरीज शेयर करते तो उन्हें पता चल जाता कि कौन से इंसिडेंट के बाद उनकी बुरी हैबिट्स स्टार्ट हुई। इससे वो अपना अल्कोहलिक क्यों जान पाते थे। सारे अल्कोहलिक्स की ड्रिंकिंग हैबिट एक वजह से थी, रियल वर्ल्ड से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिले, रिलैक्सेशन मिले, इमोशनल स्ट्रेस कम हो जाए और वो एनेक्सिटी बिल्कुल भूल जाएं। ये सब उनके रिवॉर्ड्स थे। AA ने अब इन सेम रिवॉर्ड्स को टारगेट किया। वही रिवॉर्ड पाने के लिए मीटिंग्स का एक सिस्टम बनाया, जिससे मेंबर्स वही रिलैक्सेशन, वही डिस्ट्रैक्शन पा सकते थे जो उन्हें किसी दारू की दुकान पर या क्लब में मिलता था। यहां पर उन्हें खुद का स्ट्रेस हटाने के लिए साथी मिलते थे, जिनके साथ बातें शेयर करके उन्हें सेम लेवल का रिवॉर्ड मिलता, वो भी बिना किसी अल्कोहल के। एग्जाम्पल 3, मैंडीज नेल बाइटिंग हैबिट। अल्कोहल से बहुत ही अलग एक हैबिट को भी गोल्डन रूल से ट्रीट किया गया। 24 ईयर ओल्ड मैंडी को नेल बाइटिंग यानी अपने ही नाखून चबाने की आदत थी। होमवर्क करते टाइम या टीवी देखते हुए वो नाखून को इतना निकालती कि उनसे खून आने लगता। जब वो काउंसलिंग के लिए गईं, तब साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें एक ट्रिक बताई जो कि सेम गोल्डन रूल को अप्लाई करती है। द गोल्डन रूल फॉर मैंडी।
मैंडी को एक पेपर पे नोट डाउन करना था कि उसने दिन में कितनी बार नाखून चबाया है। नेक्स्ट स्टेप में इस हैबिट को दूसरे हैबिट से रिप्लेस करना था। अब मैंडी का टीवी देखते वक्त नेल बाइट करने का मन करता तो वो झट से अपने हाथ को बिजी कर देती, जैसे अपनी हाथ जेब में डालना, हाथ में पेंसिल या कोई और चीज पकड़ना, हाथ घिसना, एक्सेट्रा। 1 महीने के अंदर ही उनकी यह हैबिट सक्सेसफुली रिप्लेस हो गई। इसी तरह दूसरे हैबिट्स भी रिप्लेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काम करते वक्त ऐसे ही टाइम पास के लिए जंक फूड खाने की आदत है जिससे आपका वेट बढ़ रहा है, तो इस हैबिट को पहले एनालाइज करो, इसका क्यू और रिवॉर्ड निकालो और जिससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिले ऐसा कोई रूटीन ढूंढो। अगर आप सिर्फ बोर हो रहे हो इसीलिए खाते हो, तो खाने के बदले 5 मिनट ब्रेक लेकर एक राउंड मार कर आओ, या किसी के साथ बात करो, या फिर 3-4 पुशअप्स ट्राई करो, जिससे कि आपका बोर्डम दूर हो जाए और वेट भी ना बढ़े। व्हेन गोल्डन रूल फेल्स, ये गोल्डन रूल सबके ऊपर अप्लाई होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करते हैं तो हमारा माइंड ऑलरेडी थका हुआ होता है, इसलिए हम गोल्डन रूल फॉलो करने के बजाय पुराने हैबिट्स में फंस जाते हैं। हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स द गोल्डन रूल। बक्कनी टीम गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए लगातार जीत रही थी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। अब वो काफी पॉपुलर हो गए थे, तो कोई भी डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट गेम खेलते वक्त उनके रेगुलर हैबिट्स निकल जाते थे और वो फिर से सोचने लगते, डिसीजन लेने की कोशिश करते, जिससे कि उनका गेम वापस खराब हो जाता। डुंजी उन्हें बार बार समझा रहे थे कि उन सबको खुद पर और टीम पर भरोसा रखना होगा, तभी ये हैबिट्स काम करेंगे। लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल हो गया। जब बक्कनीर्स ज्यादा देर तक नहीं जीते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डुंजी को निकालकर दूसरे कोच को बुलाया। जॉन एक अल्कोहलिक थे जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वो एक बार अपने बेटे को स्कूल से लाकर कार चला रहे थे। ड्रंक होने की वजह से उन्होंने गाड़ी एक स्टॉप साइन पर ठोक दी, जिनसे उनके बेटे का हाथ फ्रैक्चर हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ड्रिंकिंग नहीं करेंगे और एक क्लिनिक ज्वाइन करके रेगुलर मीटिंग्स में जाएंगे, जिसमें अल्कोहलिक्स एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ये सब ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक सक्सेसफुल फॉलो भी हुआ, लेकिन जब एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी मॉम को कैंसर है जो कि ट्रीट नहीं हो सकता, तो सबसे पहले वो बार में दारू पीने गए। यानी जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए तो उनकी इतनी मेहनत पर पानी फिर गया। ओल्ड हैबिट्स वापस रिपीट हुए। वो बच्चों को लाने के लिए ड्रिंक करके कार चला रहे थे और फिर से उन्होंने गाड़ी ट्रक में ठोक दी। लेकिन इस बार वो बहुत डर गए, क्योंकि पैसेंजर सीट जिस पर उनका बेटा बैठने वाला था वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। मतलब उनके हाथों उनका बेटा ऑलमोस्ट मरने वाला था, वो भी उनकी लापरवाही की वजह से। इसका मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गोल्डन रूल भी काम नहीं कर रहा था, उसमें और एक इंपॉर्टेंट पीस मिसिंग था। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट मेक्स द गोल्डन रूल सक्सेसफुल। अल्कोहल छोड़ने के लिए जॉन ने फिर से मीटिंग पर जाना शुरू किया। मीटिंग्स में उन्हें पता चला कि ये मैटर नहीं करता अगर वो खुद पर कंट्रोल फील करें, बट उनकी लाइफ में एक पावरफुल पर्सन या चीज की जरूरत थी जो उन्हें गाइड कर सके। जब तक वो मानते कि गॉड या एक स्पिरिचुअल पावर उनके साथ है, तब तक वो ऐसे कई स्ट्रेसफुल इवेंट से सामना करते रहे। डुंजी उनकी नेक्स्ट टीम इंडियानापोलिस कॉल्ट्स में ट्रेनिंग दे रहे थे। बकनीर्स की तरह ये टीम भी सीरियस सिचुएशन में अपना रूटीन बदलने लगी। डिसीजन लेने के चक्कर में प्लेयर्स अपनी हैबिट भूल जाते थे। ड्यूंजी के बेटे ने सुसाइड किया था। इस न्यूज से ड्यूंजी बहुत ही डिप्रेस्ड हुए। उनका मैच में भी मन नहीं लगता था, फिर भी अपना ध्यान हटाने के लिए वो ग्राउंड पर आ जाते। कोल्ट्स के सभी प्लेयर ड्यूंजी की इस हालत को देख नहीं पा रहे थे। वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे जिनसे उनका ध्यान हट जाए और वो इन सब से बाहर आए। उस टाइम पर टीम का एटमॉस्फेयर एकदम बदल गया। प्लेयर्स एक दूसरे की और अपने गेम की रिस्पेक्ट करने लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो खुद पर, टीम पर और डुंजी की स्ट्रेटजी पर बिलीव करने लगे। इस न्यू बिलीफ से उनका गेम बहुत इंप्रूव हुआ।
वो ड्यूंजी के लिए खेल रहे थे, उनको प्रूव करने के लिए और हेल्प करने के लिए उन्होंने सब कुछ उस हैबिट लूप पर सौंप दिया। इसका रिजल्ट हुआ कि वो लगातार जीतने लगे। ड्यूंजी को और टीम को अब ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में कोई भी चीज इंप्रूव करनी हो, रूटीन चेंज करना हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चेंज पर भरोसा रखना, ये बिलीव करना कि हम इंप्रूव हो सकते हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी है, और अगर कोई हायर अथॉरिटी हमारे साथ हो, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एक दोस्त की तरह, तो ये हमारे बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। यानी ये सीक्रेट है बिलीफ। खुद पर या किसी चीज पर भरोसा रखने से हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो गोल्डन रूल की मदद से रूटीन चेंज किया जा सकता है। हमारी अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, दोस्तों का ग्रुप, रिश्तेदार, परिवार या सोसाइटी के लोग, जैसे जॉन का अल्कोहलिक ग्रुप था। इनके सपोर्ट की मदद से हम प्रॉब्लम्स आने पर भी ओल्ड हैबिट्स की तरफ नहीं जाते और न्यू हैबिट्स इजीली फॉलो कर सकते हैं।